जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। आज जो विषय मैं चर्चा में लाना चाहता हूं, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी और जिनका बचपन है वो सुन रहे होंगे और जो बहुत छोटे हैं वो थोड़ी देर में सुनेंगे। ये कहानी बड़ी प्रचलित है और सब लोग करीब करीब इसको सुनते हैं अपने जीवन काल में, अलग अलग भाषा में। किस्सा ये है कि एक बार एक राजा के दरबार में एक चोर को पेश किया गया, चोर को पकड़ के लाया गया और चोर को राजा ने यह कहा कि तुम्हें मैं दो विकल्प देता हूं, दो विकल्प में से एक विकल्प चुन लो। या तो तुम्हारी चोरी की सजा यह है कि 100 जूते खा लो या 5 किलो प्याज खा लो। दो में से एक विकल्प चुनो। जो तुम अगर 100 जूते खाने के बाद स्वीकार करोगे, प्याज तुम्हें नहीं खानी पड़ेगी। प्याज खाओगे तो तुम्हें जूते नहीं खाने पड़ेंगे। अब मानी बात है, स्वाभाविक है, आदमी उस समय तो कल्पना करता नहीं कि 5 किलो प्याज कैसे खाएगा वो। लेकिन चोर ने सोचा कि यार ये 100 जूते खाने से अच्छा ये है कि 5 किलो प्याज खा लेते हैं। तो उसने खाना शुरू किया। उसने कहा महाराज मैं जो है जूते नहीं खाना पसंद करूंगा, मैं प्याज खाऊंगा। अच्छा, शुरू किया, प्याज खाना शुरू किया। 1 किलो खाया, 2 किलो खाया, उबकाई होने लगी, परेशानी होने लगी। लेकिन उसने कहा नहीं, खाते रहो, खाता रहा। और 4 किलो जब वो खा चुका तो उसके बाद उसकी ये स्थिति हो गई कि मरणासन्न हो गया, बिल्कुल मरने की स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि अब प्याज ना तो खाई जा रही थी और समस्या बहुत ज्यादा थी बेचारे के पास। तो चोर ने हाथ जोड़ के महाराज से ये कहा कि महाराज अब प्याज नहीं खाई जा रही, 4 किलो मैं खा चुका हूं, 1 किलो और नहीं खा सकता, खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो इससे अच्छा है आप मुझे 100 जूते लगवा दीजिए। तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और 100 जूते उसको लगे। तो प्रश्न यह है कि अगर आप बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं और प्याज खाना शुरू कर देते हैं, और बिना सोचे समझे आप प्याज खाना शुरू कर देते हैं, ये जानते हुए, या आप कल्पना नहीं करते कि 5 किलो प्याज मैं कैसे खाऊंगा, और अगर पहले ही वो चोर 100 जूते खा लेता तो उसको 5 किलो ये 4 किलो प्याज ना खानी पड़ती। अब 4 किलो प्याज भी खाई, मरने की स्थिति में भी पहुंचा और 100 जूते भी खाए। तो ये मानी बात है कि चोर के साथ बड़ी समस्या हुई। वही स्थिति आजकल मुझे लगता है राजनीतिक पटल पे हो गई। अब देखिए, एक किसान कानून लाया गया। अब किसान कानून, मानी बात है कि जो 3 किसान कानून लाए गए थे उसका मुख्य उद्देश्य सब जानते हैं। एक था कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, खेती पर उनका कब्जा हो जाए। बाकी इंडस्ट्री पे कब्जा हो गया, एमएसएमई को उन्होंने पीछे धकेल दिया, छोटे उद्योगों को खत्म कर दिया, छोटी दुकानों को खत्म कर दिया। आज के तारीख में सारा बिजनेस जो है बड़े पूंजीपतियों और कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथ में सिमट के रह गया है। छोटे दुकान वाले परेशान हैं, छोटे उद्योग धंधे वाले परेशान हैं, फल बेचने वाले परेशान हैं, क्योंकि सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। लेकिन इन पूंजीपतियों को शायद ये लगा कि अगर ये 3 कानून आ जाएंगे तो उसके बाद हम एग्रीमेंट करेंगे, खेतें हमारे अंडर में आ जाएगी, अगर फसल अच्छी हुई तो खरीदेंगे, डिमांड हुई तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, कोई ना कोई बहाना बना के उसको रिजेक्ट कर देंगे। और इस तरह से जो किसानी है, जो एक लास्ट रिजॉर्ट है, जो देश की 60% जनसंख्या को खाने को देती है, उसको अपने हाथ में कर लेंगे। अच्छा, बिना किसी से पूछ के किया, बिना किसानों से कोई बात नहीं हुई, किसानों से पूछा नहीं गया, स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, लेकिन केवल पूंजीपतियों के इशारे पे एक व्यक्ति को नकली रूप से अर्थशास्त्री बना के लाया गया। उसने एक रिपोर्ट पेश की पूंजीपतियों के बिहाफ में, और इसको सोचा कि हम लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बिल पास करा लिया गया, विपक्ष को बाहर निकाल के करा लिया गया, और सोचा कि अब सारी संपत्ति जो एग्रीकल्चरल के माध्यम से थोड़ी बहुत जनता के पास है उसको भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। अब किसान जो है वो आंदोलनरत हो गए, 13 महीने तक बैठे रहे दिल्ली के चारों तरफ। और आपने देखा होगा क्या स्थिति थी किसानों की, जाड़े में, बरसात में, गर्मी में उन्होंने झेला, लेकिन उन्होंने विरोध किया। और विरोध के बाद माननीय मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई और कानून वापस ले लिए। अगर कानून न लाए होते तो किसानों से अदावत ना होती, किसान उनके अगेंस्ट ना होते, और इस प्रकार की स्थिति 2024 में ना होती जो उनकी हो गई, क्योंकि किसानों ने समझा ये तो हमारे सारे धन के स्रोतों को बंद करके बड़े बड़े, और जब ये आदेश पारित हुआ उसके पहले बड़े बड़े पूंजीपतियों के सेलोस बनने शुरू हो गए थे, भंडारण की स्थिति उन्होंने पैदा कर ली थी। छोटे दुकानदार जो थे उनको आड़ती कहने के उन्होंने
भक्त मंडली ने बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी थी, और उसके बाद छोटे दुकानदारों को खत्म करके जिनको इन्होंने आड़ती कह के बदनाम किया था, सब बड़े बड़े शार्क्स और मगरमच्छों को देने की बात सोची थी, लेकिन किसानों के सामने झुक गए। तो प्याज भी खाई, जूते भी खाए। उसके बाद एक मोटर व्हीकल एक्ट ले आए। मोटर व्हीकल एक्ट में भी कोई ऑपरेटर से बात नहीं की, उनकी यूनियन से बात नहीं की, कोई ड्राइवर से बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की, और ले आए कि साहब अगर एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर उनको पुलिस थाने पहुंचा देगा तो सजा 5-7 साल की होगी, और नहीं पहुंचाएगा तो 10 लाख और 10 साल की। सोचा वोचा कुछ नहीं। ये नहीं सोचा कि भैया कोई आदमी प्राइवेट कार चला रहा है, और भगवान कोई भी आदमी नॉर्मली सेंसेस में हो तो एक्सीडेंट तो करना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट बिना गलती के हुआ और जो घायल हुआ या मरा उसकी गलती से हुआ, उसके बावजूद, और आप जानते हैं भारतीय मानसिकता क्या है, कोई भी ड्राइवर, उस समय सब ड्राइवर्स ने बताया, टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स ने बताया कि उस समय तो भीड़ का ये होता है कि जो मरा उसके साथ सहानुभूति, और जिस ड्राइवर है उसको मार दो, ट्रक को फूंक दो, कार को फूंक दो। तो गलती चाहे उसकी ना हो, चाहे गलती मृतक की हो और घायल की हो, और उसके बाद थाने लेके जाए उसके पहले ही लोग उसको मार देंगे, तो उसका एक सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता थी। लेकिन बिना सोचे समझे कानून ले आया गया। अब कानून लाए तो सारे 2 दिन तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेटर्स ने स्ट्राइक कर दी, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी रीढ़ है ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि वो मूवमेंट करते हो। हिंदुस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है। स्ट्राइक हुई, जो सरकार को समझ में आया कि बिना सोचे समझे हमने निर्णय क्यों ले लिया, हमने ये मोटर व्हीकल एक्ट में ये जो वाहियात प्रोविजंस थे, अब उसको बने बनाए बिना सोचे समझे बनाया, बिना सोचे समझे उसको पारित कराया, और जब असलियत समझ में आई कि तो मूर्खतापूर्ण निर्णय है, उसको वापस ले लिया। तो भैया तुम ये कानून बनाते ही क्यों हो, बिना सोचे समझे क्यों बनाते हो, जिसके बारे में तुम कल्पना नहीं करते, स्टेक होल्डर से बात नहीं करते, और बाद में जब विरोध होता है तो उसको वापस ले लेते हो। किसान बिल में भी हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट में भी हो गया। अब इसी प्रकार से ये जो नया है, और आज भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में भारत बंद चल रहा है। भारत बंद ये चल रहा है, चलिए एक मुद्दा तो वो लिटरल एंट्री का था, वो एक अलग मुद्दा है। लिटरल एंट्री का भारत बंद जो है उसका इस वजह से नहीं हुआ है, जो भारत बंद है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि जो रिजर्व्ड जगह हैं वहां पे क्रीमी लेयर डिसाइड होगी, और जो उनके अंदर सब डिवीजन होगा दलित लोगों के अंदर, कि कौन जाटव है, कौन वाल्मीकि है, कौन दुसाध है, कौन मुसाहर है। और ये कहा कि ये जो आंदोलनकारी हैं वो ये समझते हैं, और जो दलित वर्ग है समझता है कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल दलितों को डिवाइड करना है, उनको आपस में भिड़ाना है, जिससे कि वो रिजर्वेशन की बात भूल जाएं और लिटरल एंट्री के माध्यम से जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है वो खत्म किया जा सके। और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स पूरे हिंदुस्तान से इन दलित संगठनों को मिल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस प्रकार जैसी प्रतिक्रिया दिख रही है, उसका मतलब यह है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके विरोध में जनता जो है, जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है। या आप इसे, अच्छा, फिर जैसे आपने एक कैटेगरी बनाई है रिजर्वेशन के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए बनाई। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% की आपने रिजर्वेशन कर दिया। अच्छा, 10% पॉपुलेशन है, तो अगर सवर्णों की पॉपुलेशन 10% है और 10% का रिजर्वेशन कर दिया, इसका मैंने 100% रिजर्वेशन हो गया। अच्छा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में SC ST OBC का आदमी नहीं आ सकता, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। तो इसका मतलब जिनकी आबादी जितनी है उसके अनुसार आपने वहां पे इनकी एंट्री बंद कर दी, लेकिन ये जो सवर्ण इकोनॉमिकली वीकर हैं, ये OBC और वो जो जनरल एक कंपटीशन 90% का है उसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। तो OBC दलितों को लग रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अच्छा, जो एक ये भी दलित ऑर्गेनाइजेशंस और OBCs को लगता है कि जो ये एक नया प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा चल गया है। अब प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा, भाई रिजर्वेशन आपको कहां मिलता है? रिजर्वेशन आपको PSUs में मिलता है, आपको सरकारी नौकरी में मिलता है। सरकारी नौकरी आपको दी नहीं जा रही, PSUs में नौकरी मिल नहीं रही, PSUs को आप प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ा नौकरी का स्रोत जो था वो रेलवे था। रेलवे के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को रख रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रख रहे हैं। जैसे अडानी ग्रुप की अगर आप
हिसाब किताब देखें तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़े रईस आदमी तो हैं अडानी साहब, लेकिन उसकी कंपनी पहले 15 जो सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं जो हिंदुस्तान को टैक्स देते हैं उसमें उनका नंबर नहीं है, मतलब 15 नंबर पे नहीं है, अमीर सबसे ज्यादा वो है, और उनके एम्प्लॉइज भी बहुत कम है, जबकि रिलायंस में एम्प्लॉइज ज्यादा हैं। अच्छा, रिलायंस ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने 42,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, जबकि रिलायंस के स्टोर्स जो रिटेल स्टोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है और नौकरी से निकाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर का ध्यान है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ है, और सोशल कॉज जो है हिंदुस्तान का, जो सबसे बड़ी समस्या हिंदुस्तान के सामने है वो है नौकरी, बेरोजगारी, उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं, चाहे अडानी साहब हो चाहे अंबानी साहब, और सरकारी नौकरी मिलनी नहीं, और हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पे होनी है। भाई अगर कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, एक तो होता है जब नौकरी मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में भी या कहीं भी तो तनख्वाह चाहे 5-50,000 होगी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पे होगी जहां आपको मानसिक दबाव में रखा जाएगा कि आपको इतने घंटे काम करना है और ये काम करना है जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट है, निकाल बाहर करेंगे आपको, आपका कोई लीगल राइट नहीं है, लेबर लॉज नहीं है, लेबर कोड से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे था और ये दस्तखत किए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे था, आपको निकाल बाहर करेंगे। तो जो सुरक्षा की भावना है उसको तो एक प्रकार से, अब जो असली मुद्दा है जहां से मैंने शुरू किया था कि हर जगह पर, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे नजूल का मामला हो, चाहे जो आप एक रेगुलेशन ला रहे थे जिसमें यूट्यूबर्स को और ओटीटी प्लेटफॉर्म से कंट्रोल करना चाहते थे, दबाव की वजह से आपने इसको पोस्टपोन कर दिया, लेकिन आपने पोस्टपोन किया है, इसे अभी ठप नहीं किया है। और अब ये लेटरल एंट्रीज का मामला, जिसमें आईएएस के अंदर जब पहले आदमी रिक्रूट होता है, आईपीएस में होता है या पीसीएस में होता है, कहीं भी होता है सरकारी नौकरी में, तो धीरे 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 उसका प्रमोशन होता है, तब ऊपर जाता है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन का रोस्टर सिस्टम चलता है और लोगों को एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन अगर आप सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल और एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे प्राइवेट सेक्टर को लोगों को ले आएंगे तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एक तो नौकरी देंगे नहीं, अगर देंगे भी तो उसमें लोगों को लेटरल एंट्री दे देंगे तो न प्रमोशन होंगे ना कोई चीज होंगी, सब कुछ। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है, अब सच है झूठ मुझे नहीं पता, आरोप ये लग रहा है कि ये पता होना चाहिए कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर से सीधे आईएएस बन रहे हैं हाई लेवल पे, ये किस कंपनी से आए हैं और कितने दिन रहे और वापस गए तो कहां गए, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपति जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है सरकार के अंदर और जो देश की संपदा को लूटना चाहते हैं, चाहे कोयले खदान हो, चाहे जंगल हो, चाहे बाकी प्राकृतिक संसाधन हो, वो अपने अधिकारियों को गवर्नमेंट में लेटरल एंट्री के माध्यम से गवर्नमेंट में भेज रहे हैं। वो 2-3 साल काम करते हैं और जो मालिक पूंजीपति का काम होता है उसको कर निपटू के सब कुछ फाइल वाले निपटा के फिर अपनी कंपनी में वापस चले जाते हैं, और सरकार की संपदा ये आईएएस अफसर जो टेम्परेरी लेवल पे आते हैं लूट लाट के चले जाते हैं। ये आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो उस लेवल पे ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे जो आईएएस अधिकारी बन रहा है, उस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की तनख्वाह प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ रुपए महीना है और यहाँ पे आईएएस की 3 लाख रुपए महीना है। तो 1 करोड़ वाला 3 लाख की काम करे और वो भी पूरे समय काम ना करे, 2-3 साल के लिए काम करे। अच्छा भाई, लेटरल एंट्री का जो नियम आया था कांग्रेस के जमाने में इसलिए था कि अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मामला हो, कोई हाईली टेक्निकल मामला हो, तो उसमें जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको फील्ड का अनुभव है, हर तरह का अनुभव है, उनको, जैसे अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो वहां जितने मिनिस्टर्स हैं वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, एडवाइजर्स हैं वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। और आईएएस अधिकारी एक अच्छा प्रबुद्ध आदमी जरूर होता है, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि वो टेक्निकल कॉम्पिटेंस ना हो, जिसके लिए लेटरल एंट्रीज की बात हुई थी। लेकिन यहाँ पे अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों के रिप्रेजेंटेटिव्स एक पर्पस के लिए सरकार में जाएंगे, सरकारी संपत्ति को लूटेंगे और वापस चले आएंगे, तो ये देश की संपदा की लूट है और देश के साथ एक धोखा है, जांच होनी चाहिए। तो अब प्रश्न ये है कि जो भी चीज आप कर रहे हैं वो एक्सपोज हो रही है। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी कि पहले तो आप 4 किलो प्याज खाते हैं, आपको पता होना चाहिए आप 5 किलो प्याज नहीं खा पाएंगे, ये नहीं चलेगा, जनता नहीं स्वीकार करेगी, जनता विरोध करेगी, कानून वापस लेना पड़ेगा। जैसे आप रोज एक एक कानून लाते हैं और वापस ले लेते हैं, क्योंकि वो स्थिति तो है नहीं
कि आप लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ठेल ठाल के लोगों को सस्पेंड करके निकाल के और हल्ला मचा के और बिल पास करा लें। आज तो आप ही के सहयोगी आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। कभी चिराग पासवान बोल देते हैं, कभी जेडीयू बोल देता है, कभी एकनाथ शिंदे बोल देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 4 किलो प्याज भी खाते हैं और जूते भी खाते हैं। तो जूते से बचना है तो पूरे 5 किलो प्याज खा पाएंगे नहीं पाएंगे, ये सोच लीजिए। और अगर आप 4 किलो प्याज के बाद ढह जाएंगे तो इससे बेहतर है कि 100 जूते खा लें। ये उस चोर के संदर्भ में बात कर रहा हूं। और आज के राजनीतिक परिवेश में भी जो भी नियम बनाए, जो भी कानून बनाए, जो भी अध्यादेश लाएं, उसके बारे में सोच लें। निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन निर्णय लेने के बाद अगर आपको जनता के दबाव, जिसकी आपको पहले ही राय ले लेनी चाहिए थी, अगर वापस लेते हैं तो देश के अंदर आपकी गलत छवि बनती है, पूरे विश्व के अंदर आपकी छवि खराब बनती है और देश की जो प्रतिष्ठा है विश्व में गिरती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन है, अगर आगे कोई भी कानून बनाए सोच समझ के बनाए। ऐसा ना हो कि चोर की तरह 4 किलो प्याज भी खानी पड़े और 100 जूते भी खाने पड़े। नमस्कार, जय संविधान, जय भीम, जय महात्मा गांधी और गोडसे की मुर्दाबाद।